हेलो मेरे दोस्त। तो क्लास 9th तो आप लोग का एग्ज़ाम हो गया। आप लोग अब कहाँ पहुँच गए हो क्लास 10th में। तो 9th को बाय बाय करिए और 10th में आप आ जाइए। अब रिज़ल्ट का इंतज़ार मत करिए, आप लोग पढ़िए। आप लोग का टारगेट होना चाहिए कि हम 10th में जो है अच्छा करें। कितना अच्छा करें तो 95% प्लस लाएँ। आप लोग सोच रहे होंगे कैसे पढ़ाई करें, क्या करें? तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। आप लोग के लिए जो है हम स्टार्ट कर दिए है क्या, है ना, वन शॉट सीरीज़। क्या स्टार्ट कर दिए? वन शॉट सीरीज़। और ये वन शॉट सीरीज़ है क्या? तो इसमें आप लोग को एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है? जैसे कि आज हम लोग इकोनॉमी का पहला चैप्टर लेने वाले हैं जिसका नाम है विकास, जिसको डेवलपमेंट कहते हैं। एक ही वीडियो में, आज ही के वीडियो में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, है ना? आपको सारी चीज़ें बताया जाएगा, जितने भी आपके एनसीईआरटी बुक में टॉपिक है सारी चीज़ों को समझाया जाएगा और भी अच्छे तरीके से। आप लोग इस वीडियो को देखिए, बड़ी मज़ा आ जाएगा। बोलिए सर इतना आसान चैप्टर? ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे समझिएगा कि अर्थव्यवस्था क्या होता है और आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग फ़ायदा उठा सकें। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है। अब आर्थिक क्रिया क्या होता है? आर्थिक क्रिया क्या होता है मतलब जैसे कि एक दुकान है और यहाँ पे आप हो। आप इस दुकान में जाओगे, कोई सामान खरीदोगे, बदले में आप उसको पैसा दोगे। वो अगला सामान दिया आपको, आपने उससे पैसा दिया, आर्थिक क्रिया हुआ, यही आर्थिक क्रिया है। तो आर्थिक क्रिया का अध्ययन करना ही अर्थव्यवस्था होता है। अब दुकान में आर्थिक क्रिया तो नहीं होता है। आप स्कूल जा रहे हो, वहाँ पे स्कूल फ़ी दे रहे हो, ट्यूशन में ट्यूशन फ़ी दे रहे हो, है ना? हॉस्पिटल में आप इलाज कर तो वहाँ पे पैसा दे रहे हो, तो ये सब आर्थिक क्रिया है। तो आर्थिक क्रिया का अध्ययन करना ही क्या करता है, कहलाता है अर्थव्यवस्था। अब आर्थिक विकास समझिए। किसी देश या क्षेत्र में वस्तु या सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि, जिससे लोगों की आय और जीवन स्तर में सुधार आता है। देखिए सिंपल सी बात है कि लोगों का आय में वृद्धि मतलब लोगों का पैसा, आर्थिक मतलब पैसा, लोगों का पैसा में विकास होना, पैसा में बढ़ोतरी होना ही क्या कहलाता है, आर्थिक विकास कहलाता है। कि जैसे कि आपके पापा जी का सैलरी मान के चलिए कितना है, 20,000 है। कितना है? 20,000 है। और आपका क्या हुआ, 2 साल पापा जी आपके उस क्षेत्र में काम करे और उनका सैलरी बढ़ा दिया गया, अब कर दिया गया 25,000। कितना कर दिया गया? 25,000। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका पापा जी का क्या हुआ, यहाँ पे आर्थिक विकास हुआ ना? आर्थिक विकास हुआ? बोलेंगे हाँ हुआ सर, है ना? आर्थिक विकास हुआ यहाँ पे। चलिए अब हम लोग आगे समझिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ इशू हो गया, कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, है ना? आगे हम लोग समझेंगे यहाँ पे विकास क्या होता है। विकास क्या होता है जी? देखिए यहाँ पे विकास एक प्रक्रिया है जिसमें शुद्ध प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ साथ असमानता, गरीबी, निरक्षरता तथा बीमारी में कमी आती है। दूसरे शब्द में बोले तो लोग के आर्थिक जीवन में सुधार हो तथा उनका जीवन स्तर ऊँचा हो। इसी को ही हम लोग विकास कहते हैं। मतलब विकास मतलब समझ में आया क्या हुआ? विकास मतलब हुआ कि जो भी लोगों का जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय यानी कि एक व्यक्ति जो है कितना कमा रहा है, उसका इनकम अगर बढ़ जाता है, प्रति व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति का जो पैसा है वो अगर बढ़ रहा है ना? साथ-साथ उनको असमानता यानी कि लोगों में भेदभाव होता है ना? गरीबी, गरीब मतलब गरीब, है ना? ठीक है, इन सभी चीज़ों में जैसे बीमारियाँ हो गई, बीमारी भी बहुत सारे लोगों को होता है। अगर इन सभी चीज़ों में भी कमी आ रही है, मतलब ये सब चीज़ ठीक हो रहा है, मतलब पहली बात कि उसका पैसा बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, प्लस ये सब चीज़ें उसका ठीक हो रहा है। तो आप समझिए कि वो उसका जो है जीवन स्तर बहुत अच्छा हो रहा है, यानी कि वो विकास कर रहा है। सही है ना? आगे समझिए, लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। अब सिंपल सी बात है कि आपका जो है, आपका विकास का लक्ष्य क्या है? आपका विकास का लक्ष्य कि हमें जो है अच्छा मार्क्स लाना है। आपके पिताजी का विकास का लक्ष्य क्या है? कि मेरा बच्चा जो है अच्छा सेटल हो जाए, है ना? हमें अच्छा सैलरी मिल जाए। एक मज़दूर क्या चाहेगा? कोई मज़दूर है, किसान है, उसका क्या होगा? वो चाहेगा कि भाई हमें काम मिले रेगुलर, है ना? ठीक है ना? हमें रेगुलर काम मिले, यही चाहेगा ना? तो हर एक व्यक्ति का जो विकास का लक्ष्य है वो अलग है, आपका विकास का लक्ष्य अलग है। वैसे ही जैसे कि एक के लिए जो विकास है, ये भी बात समझिएगा, एक के लिए जो विकास है, दूसरे के लिए वो विकास ना हो। जैसे आपके लिए कोई चीज़ विकास है, वो आपके अगला कोई व्यक्ति उसके लिए विकास नहीं हो सकता है। जहाँ तक कि दूसरे के लिए वो विनाशकारी भी हो सकता है, यानी कि तो काफ़ी उसके लिए बुरा चीज़ हो जाएगा, है ना? बोलेंगे मेरे लिए तो काफ़ी बेकार चीज़ था, लेकिन एक के लिए अच्छा था वो। कैसे बोलेंगे सर? विकास तो सभी के लिए अच्छा होना चाहिए, किसी के लिए अच्छा हो रहा है, किसी के लिए बुरा क्यों? उदाहरण समझिए, जैसे देखिए, अधिक बिजली पाने के लिए जो उद्योगपति है, मतलब जैसे कि कोई उद्योगपति इंडस्ट्री वाला, मतलब जो बिज़नेसमैन, आप समझिए, ऐसा समझिए कि कोई उद्योगपति है, बिज़नेसमैन वाला है, उसको जो है
मतलब बिजली चाहिए, क्या चाहिए? बिजली चाहिए। तो बिजली चाहिए तो उसके लिए वो क्या करेगा? बाँध बनाएगा। वो क्या बनाएगा? बाँध बनाएगा, डैम बनाएगा। अब डैम बनाएगा, पानी से ही तो बा बिजली बनेगा ना, तो बाँध बनाएगा और पानी से जो है वो बिजली बनाएगा। तो जब ये काम वो करेगा उद्योगपति, तो उद्योगपति के लिए विकास होगा होगा ना, उसको बिजली मिलेगा तो विकास होगा उसके लिए। लेकिन इससे जो ज़मीन होगा वो जलमग्न हो जाएगा, क्योंकि जो बाँध बनेगा तो उसमें पानी भी तो आएगा, बहुत सारे पानी डालना पड़ेंगे उसमें। आप देख रहे हैं कि जगह को बहुत बड़ा एरिया चाहिए होगा उसको, क्योंकि बड़े पैमाने पे बाँध बनता है। तो ज़्यादा ज़मीन जो है वो जलमग्न होगा। अब मान के चलिए इस ज़मीन पे बहुत सारे लोगों का अपना दुकान था, अपना घर था, ठीक है ना? तो आप समझ रहे कि उनका जो लोगों का जो जीवन है होगा वो अस्त-व्यस्त हो जाएगा, मतलब उनका घर, उनका दुकान तो सब टूट-टाट जाएगा, सब तो हटा दिया जाएगा। वो बेघर हो जाएँगे, उनका कोई घर नहीं रहेगा फिर, है ना? जैसे कि आदिवासी, अब उनका वो घर है, अब वहाँ तो बाँध बनेगा, बोलेगा भाई हटो, हमको बाँध बनाना है। तो बताइए कि कितना उसकी समस्या आ रहा है ना? वे इनका विरोध भी कर सकते हैं, अब सिंपल सी बात है, उनका विरोध भी करेंगे ही करेंगे, है ना? ऐसा होगा तो। तो आप समझ रहे हो कि जैसे कि उद्योगपति के लिए तो ये विकास हो गया, बाँध बनाना, लेकिन जो आदिवासी हैं उनके लिए ये विकास नहीं हुआ, है ना? ठीक है, यहाँ तक कि विनाश भी हो गया उनके लिए, आप समझ रहे हैं ना? चलिए अब आगे समझिए, आय और अन्य लक्ष्य, ये क्या होता है जी? देखिए, लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, मतलब सिंपल सी बात है कि लोगों का मर्ज़ी क्या, मतलब वो सोचते क्या है कि हमको भाई नियमित काम मिले, रेगुलर काम मिले, बेहतर मज़दूरी मिले, अच्छा खासा पैसा मिल जाए बस, है ना? और उनकी जो उपज है, जो फसल उगा है अथवा अन्य उत्पादकों, यानी कि जो भी और भी चीज़ें, वो कुछ भी चीज़ें बना रहा है, उसके लिए अच्छा कीमत मिले भाई, अच्छा पैसा मिले हमको, है ना? और दूसरे शब्द में बोले तो उसको ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा आय मिले, ज़्यादा इनकम हो उसका, है ना? सिंपल है, वही चाहता है कि ज़्यादा प्रॉफ़िट हो हमें। किसी भी तरह से ज़्यादा आय होना, है ना? ठीक है, आय चाहने के अतिरिक्त, मतलब सिंपल सी बात है कि ज़्यादा आय तो चाहते ही है कि हमें भाई ज़्यादा पैसा मिले। लोग बराबरी का व्यवहार, मतलब उससे लोग जो है अच्छा से व्यवहार करें, मतलब ऐसा नहीं है कि उससे अच्छा से बात करेगा भाई, उससे अच्छा से बात नहीं करेगा, है ना? उससे अच्छा से लोग बात करें, स्वतंत्रता हो, उन्हें आज़ादी हो, कुछ भी कर सकते हैं। सुरक्षा हो भाई, उन्हें भी सुरक्षा दिया जाए, है ना? और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हम किसी के अंडर में काम करें तो भाई हमें तो स्वतंत्रता ही नहीं मिले, भाई हमें 5 घंटा नहीं, हमें 20 घंटा 10 घंटा खटाया जाएगा, पैसा कम दिया जाएगा, हमें सुरक्षा ही नहीं है भाई, हमारी जान का खतरा है, ठीक है ना? और हमें कोई आदर भी, रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो ये सब चीज़ में नहीं होगा ना। मतलब सिंपल सी बात है कि भाई हमें पैसा तो चाहिए प्लस हमें रिस्पेक्ट भी चाहिए, हमें आज़ादी भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए, हमें सभी चीज़ें चाहिए, ठीक है ना? ये सब चीज़ें लोग चाहते हैं, ठीक है? केवल आय ही नहीं चाहते। अब आगे समझिए कि राष्ट्रीय विकास क्या होता है? राष्ट्रीय मतलब पूरे राष्ट्र का विकास। अब जैसे मान के चलिए बाँध बनेगा तो किसी एक व्यक्ति का विकास होगा ना, वही अगर हम क्या करेंगे, स्कूल खोल देंगे तो इसमें क्या होगा बताइएगा? स्कूल खोलेंगे तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, बच्चे भी शिक्षित होंगे, तो हर एक के लिए ना हो गया। तो राष्ट्रीय विकास क्या होता है? पूरे देश के लिए जो विकास वाला काम होता है वो राष्ट्रीय विकास होता है। जैसे कि भोजन, शिक्षा, समाज सेवा, चिकित्सा मतलब इलाज, हॉस्पिटल, समाज सेवा के लिए कुछ चीज़ें बना दिया जाए, शिक्षा के स्तर पे कुछ काम किया जाए, मतलब लोगों की जो बुनियादी जो चीज़ें ज़रूरत होता है, मतलब ये चीज़ तो चाहिए लोगों को, है ना? ठीक है ना? तो ये सब चीज़ में अगर सहायता आदि प्रदान करना और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को राष्ट्रीय विकास कहते हैं। मतलब हर एक व्यक्ति का इनकम अगर बढ़ जाता है, तो वो राष्ट्रीय विकास हो जाएगा, है ना? मतलब राष्ट्र मतलब देश का विकास हो जाएगा, है ना? ठीक है ना? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लोगों को भोजन प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना? शिक्षा स्तर पे ध्यान देना पड़ेगा, समाज सेवा करना पड़ेगा, चिकित्सा इलाज में ध्यान देना पड़ेगा सरकार को, तब जाकर के लोगों का इनकम बढ़ेगा और देश विकास कर पाएगा, ठीक है? अब आगे समझिए, आप विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे कर सकते हैं कि कोई देश या कोई राज्य जो है, विकसित राज्य है, मतलब विकास वाला राज्य है या विकसित नहीं है? जैसे हम बोलते हैं ना कि जो झारखंड है वो विकसित राज्य नहीं है, तो क्यों बोलते हैं? कैसे तुलना करते हैं? तो आप इसको समझिए कि देश की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेष समझी जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण माना जाता है, विशिष्टता माना जाता है, वो किसको माना जाता है? आय को ही, पैसा को ही माना जाता है। और जिन देशों की आय अधिक होती है, उन्हें कम आय वाले, ठीक है ना, देशों से अधिक
विकसित समझा जाता है। ऐसा देश जिसका इनकम बहुत ज़्यादा है, उसको कम आय वाले देशों से क्या समझा जाता है? विकसित समझा जाता है। बात समझ में आ गया ना? बात समझ में आ गया तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, है ना? ठीक है। ठीक है ना? तो सो बात की एक बात है, सिंपल समझिएगा कि जो देश के पास पैसा ज़्यादा है, वो विकसित है, और जिसके पास कम पैसा है, वो कम विकसित है। ठीक है ना? बस इतना। अब हम लोग समझेंगे राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय आय क्या होता है? तो किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। मतलब कोई भी एक देश का जो इनकम है, वो वहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं, सभी निवासी मतलब जितने भी लोग रहने वाले, उसका पैसा है, उसका इनकम है। ठीक है ना? इसमें जो है हमें देश की कुल आय ज्ञात होता है। ठीक है? इससे हमें क्या होता है, देश की कुल जो है कितना देश टोटल पैसा देश के पास कितना है। सिंपल समझ में आ रहा है ना? जैसे देश मतलब कोई एक देश है जिसमें 100 लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं? 100 लोग। अब पूरा 100 लोगों को 100 लोगों के पास जितना ही पैसा है, सब कुछ जोड़ देंगे। 100 लोगों के पास जितना ही पैसा है, सब कुछ जोड़ देंगे, तो वो क्या हो गया? देश का कुल आय हो गया, है ना? और कुल आय हम लोग ऐसा कहते हैं, ठीक है? मतलब सिंपल सी बात है कि कोई एक देश है जिसमें जितने लोग हैं, उसके कोई भी व्यक्ति अगर 100 रुपये कमा रहा है या 1000 कमा रहा है या 10,000 कमा रहा है, जितना भी कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है, सबका पैसा को जोड़ देंगे, तो वो कुल आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुल आय। तो देश की कुल आय को ही क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप समझिएगा क्या, देश के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माना नहीं जाता है। मतलब सिंपल समझिए कि एक देश है जिसमें 100 लोग रहते हैं, इस मतलब कोई एक व्यक्ति के पास कोई एक व्यक्ति 1000 रुपये कमाता है, कोई 10,000 कमाता है, ऐसे मान के चलिए टोटल जो है, मान के चलिए वो देश जो है वो कितना 20,000 मतलब 20 लाख कमा रहा है। मान के चलिए कितना कमा रहा है? 20 लाख कमा रहा है। ठीक है? कितना कमा रहा है? 20 लाख, आप समझ लीजिए। ठीक है? जो भी है, कोई एक डाटा हम ले लेते हैं, है ना? उतना कमा रहा है कोई एक देश, 100 लोग में इतना कमा रहा है। और वही कोई एक देश है, या फिर चलिए छोटा डाटा हम लेते हैं, चलिए आपको छोटा सा समझाते हैं। जिसके मान के चलिए कोई एक देश है जिसमें 10 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 10 लोग रहते हैं। और उस देश में जैसे कि एक व्यक्ति 500 कमा रहा है, 1000 कमा रहा है, ऐसे जो है मान के चलिए हम लेते हैं, और टोटल जो यहाँ पे इनकम हो जा रहा है वो 10,000 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 10,000। मतलब एक देश है जिसमें 10 लोग रहते हैं और टोटल इनकम 10,000 है। ठीक है? एक और देश है जहाँ पे कितने लोग रहते हैं, जहाँ पे जो लोगों की संख्या मान के चलिए वो 20 लोग रहते हैं। कितने लोग? 20 लोग रहता है। और वहाँ पे भी जो इनकम है वो आप मान के चलिए वहाँ पे कितना है? 12,000। कितना है? 12,000 है। ठीक है ना? तो अब हमको ये बताइए कि विकसित वाला कौन हो गया? जो बोलेंगे सर इसका 12,000 इसका ज़्यादा है देश का, तो ये विकसित हो गया। ऐसे नहीं समझेंगे। यहाँ पे 20 लोग हैं, इसका 12,000 है। यहाँ 10 लोग हैं, इसका 10,000। ऐसे हमको नहीं पता चलेगा। ऐसे पैसा से आप बोलिए कि ये विकसित है, नहीं। एक व्यक्ति कितना कमा रहा है उससे पता चलेगा। ठीक है ना? ऐसे नहीं पता चलेगा ये, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। अब देखिए यहाँ 20 लोग हैं या 12, तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा लोग ज़्यादा तो कमाएगा ना ज़्यादा जी। तो ऐसे हम लोग नहीं पता कर पाएंगे। ठीक है ना? यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम देश का कुल जनसंख्या का जो पैसा है, आय, उसको हम लोग जोड़ देंगे, तो उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। लेकिन ये उतना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि देश की जनसंख्या अलग-अलग होती है। कोई देश में कम लोग हैं, कोई देश में ज़्यादा लोग हैं। ठीक है ना? तो कुल आय की तुलना करने में हमें यह ज्ञात नहीं होता है कि औसत व्यक्ति जो है क्या कमा रहा है। ठीक है ना? मतलब एक व्यक्ति जो है कितना कमा रहा है वो हमें नहीं पता चलता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? औसत आय निकालते हैं। क्या निकालते हैं? देखिए, चूँकि पहले जो है हर एक देश में पता करने के लिए कोई कौन देश कौन विकसित है, कौन विकासशील है, कौन अल्प विकसित है, उसको पता करने के लिए क्या करना पड़ता था? राष्ट्रीय आय। लेकिन राष्ट्रीय आय उतना अच्छा नहीं था, तो इसीलिए अब क्या सोचा गया कि हम भाई औसत आय निकालेंगे। क्या निकालेंगे? औसत आय। तो अब औसत आय क्या होता है, अब इसको समझ लीजिए। राष्ट्रीय आय तो आपको पता है कि कोई एक देश है जिसमें 10 लोग हैं, अब एक व्यक्ति मान के चलिए एक 5 रुपये कमा रहा है, ऐसे हम ले लिए 5 रुपये, दूसरा व्यक्ति भी 10 रुपये कमा रहा है, तीसरा व्यक्ति 15 रुपये कमा रहा है, चौथा व्यक्ति 20 रुपये, ऐसे मान के चलिए कमा रहा है। चारे को लोग लीजिए ना, ठीक है? तो सबको जोड़ दीजिए, 5, 10, 15, 20। ठीक है ना? चारों को इनकम जोड़ दिए, 15, 15, 30 और 20, 50 हो गया। ये हो गया आपका राष्ट्रीय आय। ऐसे निकालते हैं टोटल जितना भी लोग हैं, जितना भी कमा रहे सबको जोड़ दिए, राष्ट्रीय आय हो गया। हम औसत आय समझने वाले क्या होता है? औसत आय क्या होता है? तो हम औसत आय की तुलना करते हैं जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर निकलता है। क्या है जी? तो देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो निकलता है उसे ही क्या कहते हैं? औसत आय। और औसत आय का एक और नाम क्या है? प्रति व्यक्ति आय भी होता है। इसको याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है।
क्या, कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो आएगा आंसर वही आपका औसत आय होगा। जैसे कि समझिएगा कि जैसे कि एक देश है जिसमें 4 ही लोग रहते हैं, मान के चलिए 4 लोग रहते हैं। एक व्यक्ति कमा रहा है 100 रुपया, एक व्यक्ति का कमा रहा है 1000 रुपया, एक व्यक्ति कमा रहा है 500 रुपया और एक व्यक्ति और कमा रहा है, मान के चलिए कितना, 400 रुपया। कितना कमा रहा है? 400 रुपया। 4 है, ठीक है। अब जोड़िए, क्या बोला जा रहा है कि कुल आय बटा कुल जनसंख्या, 4 लोग हैं ना, कुल आय कितना हुआ, जोड़िए, 100, 1000, सबको जोड़िएगा, 1100 हो जाएगा, 500, 1600 हो जाएगा, 400, 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। बटा में क्या करिएगा, कुल जनसंख्या, के गो लोग हैं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो लोग हैं, तो 4 लिखिएगा। अब काटिएगा तो 4 से कटेगा 5 बार में, 4 पंचे 20, फिर देखिएगा तो 2 को 0, 2 को 0, यानी कि 500। एक व्यक्ति कितना कमा रहा है, तो बोलिएगा 500 कमा रहा है ना, ठीक है ना। ऐसे आप क्या निकालिएगा, प्रति व्यक्ति आय निकालिएगा, ठीक है। तो ऐसे निकलता है कि ऐसे आंकड़ा निकाल, क्योंकि हमें एक व्यक्ति का ऐसा ना पता कर पाएंगे, टोटल जितना पैसा है, टोटल कितना लोग हैं, डिवाइड कर दीजिए, ऐसे निकल जाता है एक व्यक्ति का इनकम, ठीक है ना। अब आगे समझिए, तो वैसे क्या किया जाता है, पता किया जाता है कि कौन देश विकसित है, कौन देश विकासशील है, कौन अल्प विकसित है। जैसे कि भारत विकसित नहीं देश है, अमेरिका विकसित, क्योंकि अमेरिका में जो है प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट के अनुसार, देखिए यहाँ पे विश्व बैंक जो है ना, वर्ल्ड बैंक, वो क्या करता है, एक विकास रिपोर्ट बनाता है। उसमें क्या बताता है, उसके अनुसार क्या वो दिखाता है, देखिएगा यहाँ पे, समझिएगा। वो एक रिपोर्ट जारी की, उसके अनुसार क्या बोला जाता है, वे देश जिनकी, चूंकि ये आपका एनसीईआरटी बुक समझिए तो 2017 का आंकड़ा था, तो 2017 वाला ही आंकड़ा देखिएगा, जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय, ये चूंकि जब आय होता है ना, प्रति व्यक्ति आय किस में निकाला जाता है, तो बोलिएगा डॉलर में निकाला जाता है। अगर डॉलर कितना है, 12,056 प्रति वर्ष, एक साल में अगर टोटल जो प्रति व्यक्ति आय है वो 12,056 है या उससे अधिक है, तो उसे क्या कहा जाता है, समृद्ध देश, यानी कि विकसित देश कहा जाता है। वहीं वे देश जिनका प्रति व्यक्ति आय जो $995 प्रति वर्ष है, तो उससे कम है ना, या फिर उससे भी कम है, तो उन्हें कहा जाता है निम्न आय, यानी कि कम पैसा वाला देश, यानी कि अविकसित देश, है ना, ठीक है ना, अविकसित देश कहा जाता है। जैसे कि भारत का बात करें तो भारत मध्य आय वाला आता है, मध्य आय मतलब विकासशील में आता है, मध्य आय वर्ग में देश आता है, क्योंकि यहाँ का जो है ना प्रति व्यक्ति आय कितना है, 2017 वाला डाटा देखिएगा तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अमेरिका डॉलर के हिसाब से 1820 प्रति व्यक्ति आय है ना, 1820 प्रति व्यक्ति आय है ना। होना कितना चाहिए, 12,000 होना चाहिए, 1820 कम है ना, तो इसीलिए विकसित नहीं है, विकासशील में है। अब चूँकि आप अल्प विकसित भी नहीं बोल सकते, क्योंकि 995 भी नहीं, उससे ज़्यादा है ना, 1800 तो ज़्यादा ही हो गया है ना, बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसलिए आप इसको विकसित में नहीं ले सकते हैं, विकासशील में ले सकते हैं, ठीक है। आगे समझिए, आय और अन्य मापदंड, है ना, आय और अन्य मापदंड, देखिए पैसा तो फैक्टर करता ही है कि कोई देश विकास वाला है या नहीं है, प्लस अन्य चीज़ें भी हमें ध्यान देना पड़ता है कि केवल पैसा ही नहीं, हमें और भी चीज़ें ध्यान देना पड़ता है। आप बोलेंगे सर इतना देश है, तो आप बोले थे कि केवल पैसा पैसा, है ना, पैसा से डिसाइड होता है कि कौन देश विकसित, नहीं, सिर्फ पैसा से नहीं डिसाइड होता, और भी चीज़ें होता है, जिससे कि समझिएगा इस चीज़ को। साक्षरता दर, अब साक्षरता दर क्या होता है जी, तो साक्षरता दर समझिए कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, मतलब सिंपल सी बात है कि कोई भी एक राज्य ले लीजिए या देश ले लीजिए, वहाँ पे जो है 7 साल या उससे ज़्यादा के बच्चा अगर वो पढ़ रहा है, ठीक है ना, तो उसका अनुपात निकाला जाता है। अगर वो पढ़ रहा है तो समझिए कि वो जो देश है या फिर वो राज्य है वो आपका विकसित कहला जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे आप देखेंगे ना, क्या देख रहे हैं, हरियाणा नहीं है ना, हरियाणा, अब एक बार हम बता देना आपको कि हरियाणा जो है ना, हरियाणा में जो है, हरियाणा में क्या है पता है ना, वहाँ पे जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत ही ज़्यादा है, हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है। तो आप बोलेंगे वो विकास वाला देश हो गया, विकसित देश हो गया ना, लेकिन वो विकसित देश में नहीं आता है, क्यों, क्योंकि आप देखेंगे तो वहाँ का जो साक्षरता दर है वो कम है, 82 या इसके आसपास है, आप एनसीईआरटी बुक में चेक कर लीजिएगा। अब देखिए तो केरल में जो साक्षरता दर है वो कितना 94% है, बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग पढ़े लिखे, 7 साल के बच्चे लोग पढ़ा लिखा अच्छा सा। बिहार का देखिए तो बहुत कम है, 62% लोग पढ़े हुए बिहार में, है ना, छोटे जो बच्चे 7 साल के हैं। हरियाणा में 80% के आसपास आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो मतलब केवल पैसा मैटर नहीं करता है कि वहाँ पे लोग कितना पढ़ रहे हैं, वो भी मैटर करता है कि पढ़े लिखे भी तो लोग हैं ना।
तो केरल को माना जाता है क्या, विकसित राज्य माना जाता है। ये एग्जाम में आते हैं एमसीक्यू में, है ना, कि विकसित राज्य किसे कहा जाता है, तो बोलेगा केरल को। जैसे शिशु मृत्यु दर समझिए, तो किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले ही मर जाने वाले बच्चे का अनुपात दिखाता है, ठीक है। मतलब 1000 बच्चा है, एक ही साल के अंदर में अगर उस बच्चा का मृत्यु हो जा रहा है, 1000 बच्चा मान के चलिए जन्म हुआ किसी वर्ष में, और एक ही साल में, उसी साल में मान के चलिए 1 साल ही नहीं हुआ वो बच्चा का और उसका मृत्यु हो गया, तो आप बोलेंगे कि वहाँ पे जो है हॉस्पिटल का व्यवस्था ठीक नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा अच्छा नहीं है, तो वो शिशु मृत्यु दर होता है, शिशु मृत्यु दर, ठीक है ना। आप देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पाए डाटा कि जो केरल में शिशु मृत्यु दर है बहुत कम है, 10% है। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है, 38%, काफ़ी ज़्यादा हो गया। इसी प्रकार हरियाणा में भी आप देखेंगे तो वहाँ पे भी ज़्यादा है, ठीक है ना। मतलब बिहार से कम ही होगा, आप देखिएगा तो 32 के आसपास होगा, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है ना, ठीक है, हम यहाँ पे ले नहीं पाए। तो केरल की जो शिशु मृत्यु दर है वो 10% है, यानी कि केरल आप देखिए तो शिशु मृत्यु दर में भी अच्छा है ना, यानी कि हॉस्पिटल व्यवस्था यहाँ पे भी अच्छा है। फिर आगे समझिए, मानव विकास रिपोर्ट, ये क्या होता है इसको समझिए। यूएनडीपी द्वारा प्रकाश, ये जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा प्रकाशित होती है, यूएनडीपी द्वारा, यानी कि किसी भी मानव का जो है विकास डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाला जाता है। रिपोर्ट मतलब एक कागज निकाला जाता है। इसमें क्या बताया जाता है, वहाँ पे बोला जाता है कि उसका जो शैक्षिक स्तर है, मतलब पढ़ाई लिखाई कैसा हो रहा है उस व्यक्ति का, उस मतलब देश में, उनकी स्वास्थ्य स्थिति कैसा, मतलब उस देश में जो भी व्यक्ति है उसका स्वास्थ्य स्थिति कैसा है ना, तबीयत ठीक है ना, प्रति व्यक्ति आय, उसका पैसा कैसा है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है, मतलब वो रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें बताता है कि मतलब पढ़ा लिखा कैसा है, स्वास्थ्य स्थिति कैसा है, उसका इनकम क्या है, उस देश का विकास रिपोर्ट निकाला जाता है, मानव विकास रिपोर्ट, है ना, ठीक है ना। अब आगे समझिए बीएमआई क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आ जाता है। बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बोलिएगा बॉडी मास इंडेक्स। ये क्या होता है, इसको हो सकता है बीएमआई किसे कहते हैं उसको भी पूछेगा, तो आप बता दीजिएगा, या बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये भी पूछ सकता है, तो आप इसको समझिएगा। बोलिएगा किलोग्राम में व्यक्ति का भार को, मतलब कोई भी व्यक्ति उसका कितना वजन है केजी में बताना है आपको। जैसे 40 केजी का वजन है, 60 केजी का वजन है ना, और उसका ऊंचाई का वर्ग, मतलब कितना ऊंचा है व्यक्ति, उसका हाइट कितना है, मान के चलिए उसका हाइट कितना है, मान के चलिए कितना ले ले, है ना, 30 सेंटीमीटर ले ले, 30 सेंटीमीटर उसका हाइट है, ठीक है ना। 30 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो गया, बौना हो गया, है ना, आप समझ लीजिए, बस हम ऐसे ही एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है ना। उसका जो भी हाइट है ना, 30 सेंटीमीटर नहीं लेते, आप बोलिएगा सर क्या ले रहे हो आप, है ना, ठीक है ना। चलिए ले लेते हम कितना, 4 मीटर ले लेते हैं, 4 मीटर उसका हाइट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है उसका हाइट का स्क्वायर कर दीजिएगा, हाइट का क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर, है ना, इसका मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, हाइट का स्क्वायर कर देना है। और आपको जो अंक प्राप्त होगा, जो भी आपको आंसर आएगा, वही जो है बीएमआई होगा। मतलब समझ में आया कि अगर व्यक्ति का जैसे वजन है कितना 40 केजी का, और जैसे 4 का स्क्वायर 16 की, तो 16 से डिवाइड कर देंगे, है ना, मतलब उसका जो है ऊंचाई के स्क्वायर से, तो 4 मीटर है तो 16 हो जाएगा, तो 16 से डिवाइड करेंगे तो काटेंगे ना, तो आपका जो आंसर आएगा काटिएगा तो वही जो है आपका क्या होगा, बॉडी मास इंडेक्स कहलाता है। अगर किसी का बॉडी मास इंडेक्स 15 नहीं 18.5 से कम है, तो वो व्यक्ति क्या है, कुपोषित है, मतलब उसे बीमारी है। 18.5 से मतलब बहुत पतला दुबला है, तो उसको वो बीमारी है, ठीक है, उसको भी मतलब कुपोषित है, मतलब उसको बीमारी है, समझिए, सिंपल ऐसा ही। और यदि 25 से अधिक है, यानी कि आंसर अगर 25 से ज़्यादा आ रहा है, तो समझिए कि वो बहुत ही ज़्यादा मोटा है, उसको फिर भी उसको भी वो भी कुपोषित है ना, वो भी उसको थायराइड वगैरह होगा, है ना, ठीक है ना। तो समझिए कि इस दोनों के बीच में होना चाहिए, 18.5 और 25 के बीच में है, तो आप समझिए कि ठीक ठाक है ना, 20 है 22 है तो ठीक ठाक है, समझिएगा ऐसा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे कि पुरुष और महिलाओं का अनुपात, ये क्या होता है जी, इसको समझिए। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। मतलब 1000 अगर किसी मतलब जगह में मतलब क्षेत्र है, 1000 पुरुष और 1000 महिला, है ना, इसका अनुपात निकाला जाता है, उसी को ही लिंग अनुपात कहते हैं। यदि यह आंकड़ा कम होता है तो इससे यह पता चलता है कि उस देश या राज्य में महिलाओं के खिलाफ कितना, है ना, खराब माहौल है, यहाँ पे खराब लिख दीजिएगा, ठीक है, खराब माहौल है। भारत में 2011 की जनगणना, मतलब आपको पता होगा हर 10 साल में जनगणना होता है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है प्रति 1000 पुरुषों में जो है आप देखते हैं कि महिलाओं की संख्या कितना पाएगी, 940। चूँकि 1000 होना चाहिए बट 940, 60 कम है ना, यानी कि यहाँ पे महिलाओं की स्थिति उतना अच्छा
नहीं बदला, अभी डाटा बदल गया है, पहले का डाटा 2011 का डाटा ये, ठीक है ना। अभी चीज़ें बदली है, अभी महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो गई, ठीक है ना। अब आगे समझिए सार्वजनिक सुविधाएँ क्या होती है, इसको समझिए, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग तो इस चीज़ के बारे में पढ़ते ही है ना। सार्वजनिक मतलब ये सभी लोगों के लिए हो, इसमें किसी एक व्यक्ति का हक नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई ये तो मेरा जगह, तुम इसमें है ना नहीं आ सकते, यहाँ पे खेल नहीं सकता, वैसा नहीं। वो सभी लोगों के लिए होगा, है ना। आप ट्रेन पे बैठते हो तो बोलो कि मेरा ट्रेन है भाई, इसमें मत बैठो तुम, उठ जाओ, हट जाओ, नहीं ना बोलेंगे, क्योंकि वो सभी के लिए होता है। तो सार्वजनिक सुविधा देश के विकास के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रमुख जो है भूमिका निभाता है ना। और ये सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, किसके द्वारा दिया जाता है, सरकार। तभी तो आप अपना हक नहीं दिखा सकते हो कि मेरा है भाई, क्योंकि ये सरकार द्वारा दिया जाता है सुविधाएँ, ठीक है ना। जैसे कि स्कूल हो गया, स्कूल सरकारी स्कूल होता है ना, जैसे आप लोग सरकारी स्कूल में जाते हो तो सरकार के द्वारा ही तो दिया गया है ना। फिर से परिवहन हो गया, जैसे कि आपको ट्रेन वगैरह दिख रहा है ना, एरोप्लेन दिख रहा है, ठीक है ना, जो भी चीज़ें। बिजली हो गया, जो आपको घर में लाइन दिख रहा है, सरकार प्रोवाइड करता है ना। अस्पताल हो गया, है ना, सरकारी अस्पताल हो गया। जैसे आवास हो गया, सरकारी आवास हो गया, है ना। सामुदायिक भवन हो गया, है ना, ठीक है ना। तो ये सब जो है आपका सार्वजनिक सुविधा में आते हैं, जो कि सरकार प्रोवाइड करते हैं। और ये सुविधा महत्वपूर्ण है क्योंकि, है ना, हर हम हर बड़ी सुविधा को नहीं खरीद सकते। आप खुद बोलिए कि आप जो है अस्पताल खुद बना सकते हो क्या? स्कूल नहीं ना बना सकते, हर चीज़ आप नहीं कर सकते हो, ठीक है? आपके अंदर इतना क्षमता नहीं है कि इतना सारा चीज़ें आप खुद कर लो अकेला, नहीं कर पाओगे, है ना? तो इसीलिए हमें सरकार की हेल्प लेनी पड़ती है, और ये ही जो है सरकार अगर हेल्प करता है तो देश के लिए, विकास के लिए एक अच्छा चीज़ होता है, ठीक है? इसलिए बोला जाता है ये प्रमुख भूमिका निभाता है विकास के लिए। अब आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ, चैप्टर खत्म होने वाला है। सतत विकास क्या होता है, इसको समझिएगा, ठीक है? देखिए, सतत विकास या फिर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? एग्ज़ाम में सीधा ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है ना? धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो आपको यही जवाब देना है, क्या दीजिएगा? हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊँचा हो, मतलब जितना बढ़े उतना अच्छा, है ना? या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे, और हम ये भी चाहेंगे कि जो हमारे आने वाला भावी पीढ़ी है, यानी कि भविष्य वाला, मतलब जो भी हमारे, ठीक है, बच्चे होने वाले हैं, हम दादा बनने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए भी जो है, हमारा पोता-पोती जो भी होगा, भाई आपके पोता-पोती होंगे ना, तो उन लोगों के लिए भी जो है ये चीज़ें बचा हुआ रहे ना। जैसे कि आप अभी बाइक चला रहे हो, ठीक है, तो पेट्रोल डलाते हो ना, ठीक है ना? तो उसी प्रकार जो है ये सारी चीज़ें, पानी उन लोगों के लिए भी बचा होना चाहिए। भाई आप पानी पीते हो, उन लोग पानी नहीं पिएगा क्या? है ना? तो भावी पीढ़ी के लिए भी बचा रहे। लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से, मतलब जैसे 20वीं सदी स्टार्ट हुआ है, उससे वैज्ञानिकों का यह चेतावनी देते आ रहे हैं, मतलब वैज्ञानिक हमें ये बता रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है, मतलब अभी जो है सतत नहीं है, मतलब कि उतना नहीं है जितना पहले था, घट रहा है धीरे-धीरे। 300 जिलों से सूचना मिली है, मतलब 300 जिलों, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, से सूचना मिली है कि वहाँ पहले 20 सालों में पानी के स्तर में 4 मीटर की गिरावट आ गई है। यानी कि पहले मान के चलिए पानी का जो लेवल था वो यहाँ था, अब 20 साल बाद क्या हुआ कि पानी का लेवल यहाँ आ गया है, मतलब समझिए कि पानी घट रहा है, ठीक है ना? 4 मीटर की गिरावट आ गई है। यदि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर में ऐसे ही चालू रहा तो भंडार केवल 50 साल में समाप्त हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आप जैसे इतना जो अंधाधुंध उपयोग कर रहे हो, मतलब आपका जितना यूज़ उतना नहीं कर रहे हो, आप उससे ज़्यादा कर रहे हो, तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा, कच्चा तेल जो भी है ना, ठीक है ना, आपका ख़त्म हो जाएगा ये चीज़ें। बैठे रहना आप लोग, है ना? आप लोग तो यूज़ कर लोगे, बट आपका भविष्य नहीं यूज़ कर पाएगा इन चीज़ों को। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सतत विकास को, है ना, ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, करने के लिए जो है हमें मतलब सतत विकास करने के लिए, मतलब सिंपल सी बात है कि हमें बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गैर नवीकरणीय जो भी संसाधन है, जैसे कि कार्बन आधारित ईंधन का बुद्धिमानी से हमें क्या करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा, है ना? इसे हमें हमेशा अगर बचाए रखना है तो हमें अच्छे से मानी से अपने दिमाग से यूज़ करना पड़ेगा भाई, जितना यूज़ उतना ही करेंगे। तो आपका चैप्टर जो है यहाँ पे द एंड हो चुका है चैप्टर। कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह का आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा, जल्दी उस टॉपिक पे भी वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना? और बिल्कुल डिटेल में नोट चाहिए, आप लोग अच्छे से कॉपी बना लीजिए, एग्ज़ाम में इसी से सवाल आने वाले हैं सारे, ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद, जय भारत।